वेलकम टू आईआईबी डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईआईबी पीसीबी। जैसा आपको फिजिक्स के अंदर गाइडेंस मिला, एक और सब्जेक्ट ऑफ द नीट दैट इज बेसिकली केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में किस चैप्टर के अंदर यानी कि बेसिकली ऑर्गेनिक को किस तरीके से पढ़ा जाए, इनऑर्गेनिक को किस तरीके से पढ़ा जाए, फिजिकल को किस तरीके से पढ़ा जाए और इनमें किस किस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए और कहां स्टूडेंट्स बेसिकली मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके बारे में आज गाइड करने के लिए पूरी टीम आईआईबी केमिस्ट्री आपके साथ है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, थिंक ऑर्गेनिक, फील ऑर्गेनिक, लव ऑर्गेनिक एंड गिव ए स्माइल फॉर ऑर्गेनिक। इस डायलॉग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके 2 सप्ताह के अंदर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आप कैसे मजबूत करें, इसके लिए कुछ मूल मंत्र आपको सुझाए जा रहे हैं। होप कि आप इनको नोट भी करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोबेबली एक क्वेश्चन, उसके समस्त रूल रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस को एक बार रिवाइज किया जाए। एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी आजकल ट्रेंड बन रहा है। आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में बांटा जाए। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अब केवल ट्रिक्स पढ़ी जाएं, ऊपर से टॉटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल, इन 4 चीजों का एक बारी थ्योरेटिकल अध्ययन किया जाए। 1 या 2 प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। जीओसी पार्ट को नीट के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा तवज्जो दें। जीओसी पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डेली पढ़ा जाए। आज से जीओसी को तो रोज ही पढ़ा जाए। कैसे? उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, उनके एप्लीकेशंस, एसिडिटी, बेसिसिटी वाले, ऊपर से फिर आप रेजोनेंस की पूरी कंडीशंस को एक बारी 3 और 4 दिन आधा घंटा देके रिवाइज किया जाए। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइप्स में आते हैं तो जरूर एक क्वेश्चन तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म से आता। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द जीओसी। हाइड्रोकार्बन पोर्शन में पहुंचते हैं। ऑल राइट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टोलिन पढ़ा, बट ज्यादा तवज्जो पिछले 5-10 सालों के पेपर्स, नीट के करंट 3 एग्जाम्स से देखा गया है कि अल्कीन के टॉपिक में से, एल्कीन में से जो है मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ एट टाइप की चीजें प्रमुखता से पूछी जा रही हैं। उसके बाद एरोमेटिक को भी इग्नोर नहीं करना है। एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल, इन सब चीजों को इंक्लूड करना है। उधर आते हैं अब फंक्शनल ग्रुप्स में। पहले लेते हैं हेलोजन। डेफिनेट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक या एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन बराबर। 2-3 नेम रिएक्शन में, हैलाइड में, एरोमेटिक में क्लोरोबेंजीन का डाउस प्रोसेस का एक्सेप्शन अक्सर पूछा जाता है। कम टू ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, सिलेक्टेड चीजें पढ़िए, नोट भी करते रहिए। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन टेस्ट, फिनॉल के एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस लाइक रेमर, टेमन, कोल्बे, स्मिथ एटसेट्रा। ईथर में तो मुख्यतया विलियमसन या एक अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ HI को हीट करके ट्रीटमेंट आता ही आता है। कम टू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में तो जितने भी नेम रिएक्शन हैं, प्रत्येक दिन 2-3 नेम रिएक्शंस को लिख के पढ़िए। आज से स्टार्ट करिए, 14वें दिन आपका करीब जो भी है 30 नेम रिएक्शंस तैयार हो जाते हैं। डेफिनेटली आइदर 1 और 2 क्वेश्चन फ्रॉम द नेम रिएक्शन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब, बेड स्मेलिंग कंपाउंड का मतलब बेसिसिटी, गुआनिडीन इस बीच रिपीट हो रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हॉफमैन साहब का बहुत बढ़िया योगदान है। हॉफमैन के 5 रिएक्शंस में से एक रिएक्शन आएगा। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश और सेपरेशन मेथड भी यहाँ पर महत्व रखता है। कम टू बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन, कार्बोहाइड्रेट में तो रिंग स्ट्रक्चर वगैरह, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड वगैरह क्या रोल प्ले करते हैं। आखिरी बात करते हैं पॉलीमर में, टाइप ऑफ पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, स्टेप ग्रोथ, कंडेंसेशन पॉलीमर, बखूबी याद रहना चाहिए। और आप तो बायो के स्टूडेंट हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में नीट में तो अच्छा खासा लेवल का ड्रग
उसका स्ट्रक्चर, ट्रैंक्विलाइजर या एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, माइक्रोबियल वगैरह इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15-17 क्वेश्चन तो गिने गिनाए हैं, इन चीज़ों पर फोकस करिए, डेफिनेटली लकीली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है बेटा, तो लास्ट टाइम में केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है एक बार हम उसमें देख लेते हैं। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बोर्स मॉडल में रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला एंड एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स के फॉर्मूले एंड उस पे क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। अगर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक बार रिवाइज कर लेना। एंड इसका 4 फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को रिवाइज कर लेना। और साथ ही साथ हेनरी लॉज क्या होते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केपी केसी में रिलेशन क्या होता है एक बार इसको रिवाइज कर लेना। एंड टेम्परेचर इफेक्ट, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालना, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस का कैसे फाइंड कर लेते हैं एक बार देख लेना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन में हेंडरसन इक्वेशन दैट इज pH इक्वल टू pKa प्लस लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का फॉर्मूला एक बार देख लेना। और थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट क्या करते हैं, और बॉन्ड एनर्जी के टर्म में गिवन होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का करते हैं। बच्चे इसमें बार बार गलतियां करते रहते हैं। और इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उसके लिए क्या रहता है, वैल्यू उसका फिक्स रहता है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैक्सिमम आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इन बचे हुए दिनों में बेटा हमें कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट में शुरुआत में जो क्वेश्चंस जो आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में वो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इन चीजों पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें का मोल कॉन्सेप्ट में का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट ज्यादातर चैप्टर्स में यूज किया जाता है और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का भी यूज बहुत सारे चैप्टर्स में किया जाता है। इसलिए इसको ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको ध्यान से पढ़ा जाए, जो कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। जैसे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी का जो रिलेशन होता है उसका रिलेशन हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। भूल जाते हैं बच्चे तो उसे बार बार देखा जाए, इन फॉर्मूलेस को बार बार देखा जाए मोल कॉन्सेप्ट के। उसके बारे में उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करने के रूल्स। आपको रूल्स अच्छे से आने चाहिए, तब जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आएगा तब तक कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बैलेंस करना नहीं आएगा। इस चैप्टर की वो जान है, रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और उसके लिए जो जरूरी है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाले रूल्स जरूरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं बात करूं तो कुछ लॉज जो शुरुआत में लॉज दिए गए हैं उन लॉज के इक्वेशंस और उसके ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर बात करूं तो रियल गैस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो वेरियस कंडीशंस पे जो रियल गैस इक्वेशन है, जैसे कि हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, वेरी लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके फॉर्मूले उनको इजीली ध्यान में नहीं रहते हैं, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज किया जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं रियल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है ए और बी, वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी, ठीक है, तो उसको एक बार अच्छे से देखा जाए, उसका यूनिट एक बार अच्छे से देखा जाए। लिक्विफिकेशन किस कंडीशन पे होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो पॉइंट है उसको अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। और उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को भी एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ा जाए। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। अगर सॉलिड स्टेट में मैं बोलूं तो जो कि शुरुआत में क्लासिफिकेशन जो दिया गया है उससे भी सवाल बहुत बार आ चुके हैं, जैसे कि कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, उसके जो एग्जांपल्स हैं आपको वो एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद
7 क्रिस्टल सिस्टम्स में जो एंगल्स जो दिए गए हैं और एज लेंथ जो दिए गए हैं उसको आपको ध्यान से करना है। एक बार 2-3 बार उसको लिखना है, हर रोज एक बार तो उसको आपको लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट उससे सवाल पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत जरूरी है। जैसे कि 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको उन चीजों पे ध्यान देना होगा। और सॉलिड स्टेट में जो डिफेक्ट्स हैं, दैट इज द थ्योरेटिकल जो पार्ट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हुआ सॉलिड स्टेट के बारे में। उसके बाद मैं बात करूंगा दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब में शुरुआत में आपको आना चाहिए दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना जरूरी है। फिर गैल्वेनिक सेल का जैसे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो बच्चों को आना चाहिए। और गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, नर्न्स इक्वेशन को भी अप्लाई करते हैं। नर्न्स इक्वेशन बेटा आप गलती कर देते हो, जब हम नर्न्स इक्वेशन का अप्लाई करते हैं नर्न्स इक्वेशन को, तो आप स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूल जाते हो। उन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको भूलना नहीं है, ताकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हम उसमें यूज करते हैं नर्न्स इक्वेशन में। और फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा एम, जो कोहलर्स लॉ से निकाला जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे, तो इन बचे हुए दिनों में आप सिस्टमैटिक स्टडी करो बच्चों। तो मैं आपको इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक का गाइडेंस करूंगा। तो बच्चों पीरियोडिसिटी में हमें क्या पढ़ना है? पीरियोडिसिटी में हमको पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर, हेवियर जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर और उनके नेम्स जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम में आए थे बच्चों। उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों? तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है पीरियोडिसिटी की। तो उसमें क्या आएगा? साइज आएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी। उनमें सब एक्सेप्शन, उनके कॉन्सेप्ट्स याद करो। उसके बाद बच्चों उनके जितने कुछ एक्सेप्शन हैं उनको दोबारा से एक पेज में लिख के रखो बच्चों। और लास्ट में होगी रिएक्टिविटी और एनोनमस प्रॉपर्टी बच्चों, उसी अच्छे तरीके से देख लो। बाद में आएगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या देखना है? केमिकल बॉन्डिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। उसका क्वेश्चन आना है, मतलब आना ही है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, एक बार देख लो। उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद बच्चों यमोटी देखना है। यमोटी में क्या देखना है? यमोटी में आपको देखना है वो दो डायग्राम, तो लेस देन 7 की और मोर देन 7 की। तो उसके बच्चों बॉन्ड ऑर्डर बहुत अच्छे से देख लो। बॉन्ड ऑर्डर पे ही उसकी एनर्जी डिपेंड होती है, एनर्जी पे ही उसके बॉन्ड एंगल डिपेंड होता है। तो उसको अच्छी तरीके से देख लो। उसके बाद है बच्चों डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में क्या पूछा जाता है? तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायपोल मोमेंट किसका जीरो है, किसका नॉट जीरो है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, तो उसे एक बार देख लो। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनाता है, FON, वो भी एक बार देख लो। इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट बताता हूँ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं? 4। उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बॉन्ड बनता कैसा है, उनके ऑर्डर क्या है, वो एक बार देख लो बच्चों। तो अब देखेंगे हम मेटलर्जी चैप्टर में आप जितने एनसीईआरटी में ओर्स हैं उन सब ओर्स को आप एक बार लर्न कर लो। ओके, उसके बाद आपको जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन में कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। फिजिकल के 3 है, केमिकल का 1 है। उसके बाद बच्चों ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, क्या किसका ऑक्सीडेशन, किसका रोस्टिंग होगा, किसका कैल्सिनेशन होगा। उसके बाद रिडक्शन, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, किन मेटल का होता है वो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। उसमें लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिफाइनिंग बच्चों। रिफाइनिंग के 7 और 8 मेथड है। किन मेथड में कौन से मेटल को बच्चों रिफाइनिंग किया जाता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में बच्चों इलिंगम डायग्राम एक इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अब लास्ट टॉपिक को आते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इजी टॉपिक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों लिगैंड्स। आप लिगैंड अगर देख लोगे
सिस्टमैटिक देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा बच्चों। तो लिगैंड का क्या देखना है आपको, एक देखना है डेंटिसिटी। अगर डेंटिसिटी मालूम होगी तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, और उसका चार्ज आपको आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो समझो पूरा चैप्टर सिस्टमैटिक आ जाएगा। उस पे क्या होता है, वीबीटी आ जाएगी। वीबीटी में आपको क्या देखना है, इनर ऑर्बिटल कौन सा होता है और आउटर ऑर्बिटल कौन सा होता है देखना है। उसके बाद क्या देखना है, सीएफटी। सीएफटी में आपको सिस्टमैटिक स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा तो कहाँ फिल करना है, वीक लिगैंड आएगा तो कहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ेंगे। उसके बाद बच्चों आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, वो सब मालूम पड़ेगा। और लास्ट में आपको आइसोमेरिज्म सिस्टमैटिक देखना है। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा सिस्टमैटिक देख लो, एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट को है बच्चों मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और सिग्मा और पाई बॉन्डिंग एक बार देख लो, और उसके बाद उसका बॉन्डिंग देख लो। इतना सिस्टमैटिक अगर इन 5 दिनों में देख लोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क आपके बढ़ेंगे बच्चों। बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर से हर साल लगभग 9 to 11 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन में जो हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और इनको रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्निक्स हैं, जो कंपाउंड हम यूज करते हैं उनके कौन से फॉर्मूलेज हैं, उनके कौन से नेम है, कौन सी मेथड के। इसके बाद हाइड्राइड्स के टाइप्स, उसके एग्जांपल्स, और सबसे लास्ट में H2O2 की जो रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन में H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्ट लेता है और कौन सी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह पार्ट लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। इसके बाद बात कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो लिक्विड NH3 के साथ एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रेटेड रेडियस और हाइड्रेशन इंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कहना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ट्रेंड्स हैं, थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड्स, सोल्युबिलिटी के ट्रेंड्स, इसके बाद एनोमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड लिथियम। इन पर बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में पता है काफी बड़ा चैप्टर है, तो कुछ पोर्शन 11th में है। 11th वाले पी ब्लॉक से ग्रुप नंबर 13 और 14 से मल्टीपल टाइम्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर किस किस का, डाइबोरेन का, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन से, इसके साथ सिलिकॉन से। अगर रिएक्शंस की बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं उससे और उनकी जो एनोमलस प्रॉपर्टीज है उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं 12th के पोर्शन में जो पी ब्लॉक है उसमें कहना चाहिए ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स अलग अलग ग्रुप में जो दिए हुए हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनके फॉर्मूले, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके नेम, उन पर अलग अलग तरीके से हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें पी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, किसमें एस लिंकेजेस प्रेजेंट है, किसमें पेरोक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो HNO3 और H2SO4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी प्रिपरेशन मेथड और उनकी जो रिएक्शंस है वो कौन सी गैस कौन से मेटल के साथ रिलीज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 18 में, तो जो नोबल गैस है उसमें जीनॉन की जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, जीनॉन के फ्लोराइड्स की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे लास्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबको पता है K2Cr2O7 और KMnO4 की जो रिएक्शन है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेटा लाइन टू लाइन, इनफैक्ट पूरी इनऑर्गेनिक लाइन टू लाइन आपको NCERT याद होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
फोटोकेमिकल स्मॉग, एसिड रेन। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देने वाले जितनी भी गैसेस हैं उनके एग्जांपल्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मोस्टली तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इक्वेशन वाली चीज है। कौन सी? फ्रेंडलिक आइसोथर्म, उसका ग्राफ और उसके इक्वेशंस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा जो फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसके डिफरेंसेस दोनों के। इसके अलावा जो कोलॉइड्स के अलग अलग एग्जांपल्स है बेटा, सोल्स के जो अलग एग्जांपल्स है, पॉजिटिव सोल्स, नेगेटिव सोल्स, या फिर 8 डिफरेंट टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ फेसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं बेटा तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो जैसा कि टीम आईआईबी केमिस्ट्री ने आपको बताया कि कौन से पॉइंट्स भी आने वाले दिनों पे आपको हाईलाइट करना है, तो उस तरीके से पढ़ाई की जाए। जब भी आप वो चैप्टर ओपन करें तो टीम आईआईबी केमिस्ट्री ने जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको एम्फेसाइज करने के लिए बोला है, उन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस देके एक्चुअली पढ़ाई की जाए, ताकि अपने फाइनल एग्जाम का केमिस्ट्री का पेपर टीम आईआईबी के केमिस्ट्री का पेपर जैसा ही लगे आपको। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आईआईबी, थिंक नेट, थिंक आईआईबी।